कभी सोचा है कि कैसे तीन पड़ोसी देश जिनका आर्थिक सफर लगभग एक साथ शुरू होता है, आज इतने अलग-अलग मुकाम पर खड़े हैं? आज हम भारत, चीन और पाकिस्तान की इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलने वाले हैं। इन तीनों ने आप देखिए अपनी डेवलपमेंट जर्नी करीब-करीब एक ही टाइम पर शुरू की। लेकिन आज एक देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बाकी दो, वो अभी भी विकास की कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? वो कौन से फैसले थे, कौन से मोड़ आए, जिन्होंने इन तीन पड़ोसियों को इतने अलग-अलग रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया? चलिए, मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब इन तीनों देशों ने एक साथ एक नई शुरुआत की थी। यहाँ देखिए, ये तीनों देश लगभग एक ही दशक में प्लान्ड डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़े थे। भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। ठीक 2 साल बाद 1953 में चीन ने और फिर 1956 में पाकिस्तान ने, मतलब शुरुआत बिल्कुल साथ-साथ हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग पॉलिटिकल सिस्टम होने के बावजूद इनकी शुरुआती इकोनॉमिक सोच काफी मिलती-जुलती थी। तीनों ने ही सरकारी कंट्रोल वाले बड़े-बड़े उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर बनाने पर जोर दिया और साथ ही हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल सेक्टर्स पर सरकारी खर्च बढ़ाने पर भी फोकस किया। जवाहरलाल नेहरू का ये जो कथन है, ये उस दौर की भावना को, उस स्पिरिट को बहुत अच्छे से दिखाता है। इन नए नए देशों में भविष्य को लेकर एक गजब की उम्मीद थी, एक जज्बा था कि कुछ बड़ा करना है। लेकिन ये जो एक जैसा सपना था, वो बहुत जल्दी अलग-अलग हकीकत में बदलने वाला था। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां से इन तीनों के रास्ते जुदा होने शुरू हो गए। चीन का रास्ता कहना पड़ेगा काफी उथल-पुथल भरा था। देखिए, पहले तो सरकार ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर आया 1958 का ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। मकसद था देश को फटाफट इंडस्ट्रियलाइज करना, लेकिन ये एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुआ। और फिर आखिरकार 1978 में जाकर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का दौर शुरू हुआ, जिसने चीन की पूरी किस्मत ही पलट कर रख दी। अच्छा, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, मतलब जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ-साथ काम करें। भारत काफी हद तक इसी रास्ते पर चलता रहा और फिर 1991 में उसने बड़े रिफॉर्म्स किए। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज में ना बहुत ज्यादा अस्थिरता दिखी। कभी वो इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर देते, तो कभी प्राइवेटाइजेशन पर जोर देने लगते। एक कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो इन अलग-अलग रास्तों के नतीजे क्या निकले? चलिए, अब दशकों बाद के स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं और यकीन मानिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। जरा 1980 के दशक को देखिए, जब डेवलप्ड देश 5% की ग्रोथ रेट के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, तब चीन लगभग डबल डिजिट्स में यानी 10.3% से ग्रो कर रहा था। और मजे की बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भारत से भी तेज थी। जी हाँ, 6.3%। ये आज की सिचुएशन से बिल्कुल अलग तस्वीर है। और चीन ने जो ये बदलाव किया है, उसका स्केल, मतलब वो वाकई अविश्वसनीय है। आज उसकी जीडीपी है $35 ट्रिलियन। ये भारत और पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को मिला भी दे तो उससे कई गुना ज्यादा है। आप जरा ये देखते हैं कि इन देशों में लोग काम क्या करते हैं। भारत की बात करें तो आज भी एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 46% लोग अपनी रोज रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं और ये इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ खेती पर डिपेंडेंसी भारत से कम है और एक बड़ा हिस्सा वो सीधा सर्विस सेक्टर में, जैसे बैंकिंग या आईटी में चला गया है। मतलब उन्होंने एक तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला स्टेप को जंप कर दिया। और यहीं पर चीन का रास्ता बिल्कुल अलग नजर आता है। चीन ने वो क्लासिक डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया। लोग खेती से निकले, पहले फैक्ट्रीज में यानी इंडस्ट्री में गए और फिर सर्विस सेक्टर में। और इसी वजह से आज चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वो दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ जीडीपी के नंबर ही सब कुछ बता देते हैं? शायद नहीं। इस इकोनॉमिक ग्रोथ का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, ये समझने के लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखना होगा। ये टेबल एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लगभग हर पैमाने पर, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, यानी लोग औसतन कितनी लंबी जिंदगी जीते हैं, या फिर पर कैपिटा इनकम हो। चीन भारत और पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है।
अब जरा हेल्थ की बात करते हैं, जो किसी भी देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। चीन में हर 1000 बच्चों के जन्म पर सिर्फ 5.1 बच्चों की दुखद मृत्यु होती है। ये आंकड़ा लगभग एक डेवलप्ड देश के बराबर है। अब भारत को देखिए, यहाँ ये आंकड़ा है 26.8, यानी चीन के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा। और पाकिस्तान में ये दर 52.5 तक पहुंच जाती है। ये आंकड़े ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इन देशों के पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच जमीन आसमान के फर्क को दिखाते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन इतने बड़े फर्क के पीछे असली वजहें क्या थीं? क्यों ये नतीजे इतने अलग आए? चलिए इसकी जड़ों को समझते हैं। चीन की कामयाबी के पीछे कई बहुत सोची समझी रणनीतियां थीं। पहली बात, उनके रिफॉर्म्स घर से शुरू हुए, यानी किसी वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के दबाव में नहीं। दूसरी बात, उन्होंने 1978 के रिफॉर्म से पहले ही हेल्थ और एजुकेशन की एक मजबूत नींव बना ली थी। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, वो एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रखते थे। किसी भी पॉलिसी को पहले छोटे लेवल पर टेस्ट करते और अगर वो काम करती तभी उसे पूरे देश में लागू किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी कई मुश्किलों के एक जाल में फंसी रही। उनका एग्रीकल्चरल ग्रोथ मौसम पर बहुत डिपेंडेंट था। इकोनॉमी विदेशी मदद और बाहर काम कर रहे लोगों के भेजे हुए पैसों पर बहुत ज्यादा निर्भर थी और विदेशी कर्ज चुकाने में उन्हें लगातार दिक्कत आ रही थी, जिससे हमेशा एक अस्थिरता बनी रही। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इन तीनों देशों का सफ़र हमें ग्रोथ, इक्वालिटी और पॉलिटिकल फ्रीडम, इन तीनों के बीच के मुश्किल बैलेंस को दिखाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई भी देश इन तीनों चीज़ों को एक साथ पूरी तरह से हासिल कर सकता है, या फिर तरक्की की राह में हमेशा कुछ न कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं। एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।